वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अणुसंख्या गुणधर्म के तीसरा जो हमारा था गुण हिमांक का अवनमन के बारे में अध्ययन किया था। उसके लिए हम लोगों ने राउल्ट का नियम और मोलर अवनमन स्थिरांक के बारे में की परिभाषा भी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है परासरण एवं पराशरण दाब। मतलब कि अणुसंख्या गुणधर्म का चौथा जो हमारा गुण था पराशरण दाब, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। तो परासरण एवं पराशरण दाब से क्या आप क्या समझते हैं? पराशरण दाब के नियमों को लिखें और पराशरण दाब और विलय के अणुभार के बीच में हम लोग को संबंध स्थापित करना है। मतलब हमारे पास चार यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला पराशरण, दूसरा पराशरण दाब, तीसरा उसके नियम और चौथा नंबर अणुभार के बीच संबंध, जो हम लोग बाकी तीन में करते आ रहे हैं वही चीज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पराशरण की परिभाषा देखते हैं। तो पराशरण क्या है? इंग्लिश में उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। विलायक के अणु का मतलब विलायक के अणु हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा, एक होता है विलायक, एक होता है विलय, और दोनों जब मिल जाता है तो विलयन बन जाता है। तो विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको इंग्लिश में SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये क्या होता है आगे देखेंगे, से निकलकर विलयन में प्रवाहित होने की प्रक्रिया को ऑस्मोसिस या पराशरण कहते हैं। अर्थात विलायक के जो कण है या अणु है, वह अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन के अणुओं में या विलयन में चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को पराशरण कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक टब लिया है, उस टब में हम लोगों ने एक फ्लास्क ले रखे हैं। यहाँ फ्लास्क की जो निचला सिरा है, जो मैंने रेड रंग से यहाँ पे रंगा है, ये जो सिरा है ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके ये अंदर जो है ये विलयन है, ये क्या है? तो विलायक है। जैसे चीनी पानी के घोल में अगर विलायक की बात की जाए तो विलायक होगा हमारा पानी और चीनी होगा विलय, और ये जो इसके अंदर है ये हमारा है विलयन। ये क्या है? विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, ये रेड रंग का आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली SPM। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये फ्लास्क है, इसके अंदर विलयन है। तो हम यहाँ देखते हैं जब हम एक को टब में पानी रखते हैं या कोई विलायक रखते हैं और एक फ्लास्क में उसी विलायक से एक विलयन बना के रखते हैं जिसमें कुछ और भी घोलो, तब हम देखते हैं कि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली को जो विलायक के कण होते हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके ये विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश करते रहते हैं, जिसके कारण विलयन का जो स्तर यहाँ तक था वो बढ़ करके कहाँ हो जाता है? यहाँ तक हो जाता है। पहले कहाँ तक था? यहाँ तक था, परंतु विलयन का स्तर किस क्या हो गया? बढ़ने लगता है। इसी प्रक्रिया को मतलब विलायक के कणों का विलयन में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब इसका कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में है। पहला है कच्चे आम को नमकीन जल में डालने पर। आपने देखा होगा अभी आम का मौसम है, सीजन है, आप लोग के घर में अचार डाला गया होगा, उसमें आप क्या करते हैं? उस अचार जो आम को काटते हैं कच्चे आम को, उसमें आप नमक डाल देते हैं। जब उसमें नमक डालते हैं तो नमक जो है वह पानी वो आम के अंदर के जो पानी है उसको वो क्या कर लेता है? खींच लेता है। पानी विलायक है और नमक का घोल हमारा क्या है? वो विलयन है। तो उसके पानी को वो क्या कर लेता है? खींच लेता है, जिसके कारण आम क्या हो जाता है? बिल्कुल संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो कच्चे आम को नमकीन जल में डालने पर कच्चे आम का संकुचित हो जाना किसका उदाहरण है? तो पराशरण का उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण है। मुरझाए फूल को पानी में रखने पर, जब हम मुरझाए फूल को पानी में रखते हैं तो वो कुछ ताजा हो जाता है कि नहीं? क्योंकि पानी के कण क्या होते हैं? विलायक, और विलायक क्या हो जाते हैं? फूल के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण फूल पुनः ताजा की तरह दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से अगर आपके घर कोई और सब्जी हो, जैसे सेब हो या कोई गाजर हो,
कोई फल या सब्जी हो, तो वो जब सूख जाती है तो आपने देखा होगा दोबारा उसको अगर पानी में डाला जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, दोबारा हरा टाइप का हो जाता है, मतलब पूरे अपने जैसे पहले था लगभग वैसा प्राप्त कर लेता है। तो ये किस कारण प्राप्त करता है, तो यह परासरण के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है, परासरण के कारण। जैसे आपके घर अगर चना हो, चना बिल्कुल सूखा हो और उसको थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए तो फिर वैसे वो गीला हो जाता है। गीला हो जाता है क्यों, क्योंकि पानी क्या है, विलायक है, और जब वो चना के अंदर विलायक, जो चना का जो ऊपरी सिरा है, झिल्ली जो है, उसको वो पार करके चना के अंदर चला जाता है, जिसके कारण फिर चना पुराने जैसे ताजा हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्राशन के कुछ उदाहरण है जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। तो उदाहरण एक बार याद रखिएगा, उदाहरण से क्वेश्चन नहीं आए हैं पर तो याद रखना चाहिए। तो प्राशन हम लोग का समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं प्राशन क्या है। तो विलायक के अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवाह होने की प्रक्रिया को प्राशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग का जो अर्ध पारगम्य झिल्ली था, मैंने सोचा उसको यहाँ लिखवा देता हूँ। अगर आपको यहाँ बनना हो तो ये नोट में लिख सकते हैं, ये इस क्वेश्चन के साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मन ना हो तो नोट में सबसे लास्ट में इसको लिख सकते हैं, अगर पहले ही लिखना तो पहले ही लिख सकते हैं, ये नोट का चीज है। ठीक है, अब अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये क्या होता है, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। अर्ध मतलब होता है आधा, पारगम्य मतलब पार करना। ऐसी झिल्ली जिनसे आधा, मतलब आधा का मतलब होता है, अर्ध मतलब आधा। तो विलयन में दो चीज होते हैं, एक विलायक होता है, एक विलय होता है। विलायक और विलय, तो क्या होगा, ऐसी झिल्ली जिनसे विलायक के छोटे कण आर पार कर जाते हैं, मतलब कि विलायक के कण उस झिल्ली को आर पार कर जाते हैं, परंतु विलय के बड़े कण पार नहीं कर पाते हैं। मतलब विलय के जो बड़े कण है वो पार नहीं कर पाते हैं, तो उस झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्थात केवल विलायक का कण पार किया और विलय का कण पार नहीं किया, तो उस झिल्ली को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली या SPM कहते हैं। S फॉर सेमी, P फॉर परमिएबल और M फॉर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है कि नोट में याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्राशन दाब। प्राशन दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आपने यहाँ देखा कि विलायक के जो कण थे वह इस झिल्ली को, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके इसमें जा रहे थे, परंतु जो विलायक के कण होते हैं, जब वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाते हैं तो कुछ एक निश्चित स्थिति तक ही जा पाते हैं, कुछ एक निश्चित स्थिति तक ही जा पाते हैं। अर्थात विलायक के जो कणों का प्रवाह था उसको कोई एक दाब, एक प्रेशर ऊपर से प्रेशर उसको क्या कर देता है, इस प्रक्रिया को, मतलब कौन सी प्रक्रिया को, परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। अर्थात यह विलायक के कण को विलयन में जाने से रोक देता है। इसी दाब को कौन सा दाब कहते हैं, प्राशन दाब कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, फिर से देख लीजिए, वह दाब जो विलयन में विलायक के प्रवाह का, विलयन में विलायक के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब उसको रोक देता है, उसे प्राशन दाब कहते हैं। अर्थात क्या, जो विलायक के कण है वो इसको पार करके, इस लाल रंग का जो अर्ध पारगम्य झिल्ली उसको पार करके उसमें जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर एक ऊपर से एक दाब लगाया जा रहा है, एक ऊपर से एक दाब लग रहा है। यह दाब इस वाले प्राशन की प्रक्रिया को, ये प्राशन की प्रक्रिया है, इसको क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। मतलब यहाँ से विलायक के कणों को इधर जाने से क्या कर देता है, रोक देता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्राशन, इसी दाब को प्राशन दाब कहते हैं। और यह दाब जो होता है वो पाई द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, पाई द्वारा। अर्थात परासरण को रोकने की जो परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उस दाब को प्राशन दाब कहते हैं। वो उसका रोकने का काम करता है। तो सिंपल सा परिभाषा आप लिख दीजिएगा, फिर से एक बार लिख लेते हैं।
वह दाब जो विलयन में विलायक के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्राशन दाब कहते हैं। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे तीन परिभाषा पढ़ी, तीनों समझ में आ गई होगी। प्राशन क्या है, तो विलायक के कण का विलयन के कण में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पार होने की प्रक्रिया को प्राशन कहते हैं। फिर दूसरा है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को आर पार कर देती है परंतु विलय के कणों को आर पार नहीं करती है, उसे प्राशन अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तीसरा नंबर प्राशन दाब क्या है, तो प्राशन दाब वह दाब जो प्राशन की प्रक्रिया को रोक देता है, अर्थात विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक देता है, उसे प्राशन दाब कहते हैं। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो तीनों आप लोग बना लेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, प्राशन दाब के नियम। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए और यहाँ हिंदी लिख लीजिएगा। परासरण की प्रक्रिया, जो चित्र है उसको लिखा जा रहा है, ये चित्र है, ये चित्र का है। प्राशन की प्रक्रिया को दर्शाता हुआ चित्र, ठीक है। ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा, इसको चित्र बगल में बना लीजिएगा, साफ चित्र बनाइएगा, ठीक है। और ये हिंदी पूरा लिख लीजिएगा, तब हम नियम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राशन दाब के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अकेले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्राशन दाब के क्या नियम है, तो प्राशन दाब के तीन नियम है जो कि निम्नलिखित है। पहला वांट ऑफ बायल का नियम, पहले आप जान लीजिए। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, जैसे वांट ऑफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया था। प्राशन के तीनों नियमों को वांट ऑफ ने दिया था, इसलिए वांट ऑफ भी लिखा रहता है, कहीं कहीं हॉफ भी लिखा रहता है, वांट हॉफ। याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ मत हो जाइएगा, वांट ऑफ भी लिखा रहता है, वांट हॉफ भी लिखा रहता है, ठीक है। तो वांट हॉफ ने ही प्राशन के तीनों नियमों को दिया था। तो ये तीनों नियम जो है, पहला है बायल का नियम, ठीक है, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है एवोगाद्रो का नियम। तो वांट ऑफ ने दिया था, इसीलिए तीनों के आगे वांट ऑफ का नाम आ जाता है। तो पहला वांट ऑफ बायल का नियम, तो क्या हो जाएगा, स्थिर ताप एवं दाब पर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों स्थिर हो, कांस्टेंट हो, पर किसी विलयन का प्राशन दाब उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब कि जो प्राशन दाब है, प्रेशर है, पाई जो है वो सांद्रता मतलब कि सी के समानुपाती होता है, अर्थात पाई समानुपाती सी। यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, या पाई समानुपाती 1/v। 1/v मैंने क्यों लिखा, आप जानते हैं कि जो सांद्रता होती है, सांद्रता मतलब सी जो है वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि आयतन अगर ज्यादा होगा तो सांद्रता कम होगी, अगर आयतन कम होगा तो सांद्रता ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ C की जगह पे 1/v, मतलब v मतलब आयतन है, 1/आयतन को लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सांद्रता क्या होता है, 1/आयतन के समानुपाती होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, पहला समझ में आ गया, क्या है, फिर से देख लीजिए। स्थिर ताप एवं दाब पर किसी विलयन का प्राशन दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, मतलब कि प्राशन दाब C के समानुपाती होता है। दूसरा वांट ऑफ चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम क्या कहता है, तो स्थिर दाब एवं सांद्रता, मतलब सांद्रता और दाब जो हमारा स्थिर हो गया, तो कौन चीज स्थिर नहीं है, ताप नहीं है। तो स्थिर दाब एवं सांद्रता और विलयन का प्राशन दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, मतलब कि T के समानुपाती होता है, अर्थात पाई समानुपाती क्या हो गया, T। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। तीसरा वांट ऑफ एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रो संख्या तो आपको पता होगी, जो कि एवोगाद्रो ने दी थी 6.022 × 10⁻23। तो वांट ऑफ एवोगाद्रो का नियम क्या है, तो स्थिर ताप, दाब एवं सांद्रता, मतलब ताप, दाब और सांद्रता तीनों स्थिर है, पर विलयन का प्राशन दाब, मतलब कि विलय का जो प्राशन दाब है, वो प्रेशर है, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मतलब विलय का मोलों की संख्या जो होता है छोटा n से सूचित करते हैं, तो विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है, अर्थात पाई समानुपाती n। समीकरण नंबर 3। क्लियर। ये तीनों समीकरण याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा, क्योंकि आज जो मैं होमवर्क दूंगा आपको इसी पर एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तीनों को याद रखिएगा, तीनों नियम। पहला
पाई समानुपाती सी, मतलब पाई सी के समानुपाती होता है, या पाई समानुपाती 1/b, दूसरा पाई टी के समानुपाती होता है, तीसरा पाई एन के समानुपाती होता है। तीनों हो गया। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, समीकरण एक, पहला 1, 1, 2 और 3 से, तीनों समीकरण से देखिए, पाई समानुपाती 1/b, पाई समानुपाती टी और पाई समानुपाती एन, मतलब तीनों की अगर पाई है तो पाई हो गया, पाई समानुपाती 1/b है तो 1/b, फिर क्या है टी है, टी ऊपर रहेगा तो टी को हमने ऊपर लिख दिया, देखिए बट्टा से ऊपर है और एन भी ऊपर है, एन भी ऊपर हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई टी बटा भी, लिख सकते हैं वो एन टी बटा बी, पाई बराबर एन टी बटा बी, भी बटा में एन टी ऊपर और एन भी ऊपर, तो ये लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से पाई समानुपाती एन टी बटा भी। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ समानुपाती है तो समानुपाती की जगह कोई कंस्टेंट लिखा जाता है, कोई भी एक कंस्टेंट जोड़ा जाता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पाई बराबर एक कंस्टेंट जो है उसको हमने मान लिया यहाँ r इंटू एन टी भी। r जो है वो कंस्टेंट है, दिखाई दे रहा है, r क्या है, कंस्टेंट है, लिख देंगे r, जहां r एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ठीक है, समानुपाती नियतांक है। तो क्या देखा आपने, पाई बराबर क्या हो गया, r इंटू एन टी बटा बी, r कहां से आया, तो ये समानुपाती को हटाया गया तो यहाँ बराबर आया, बराबर और इंटू r हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, या मैंने लिखी, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें भी से पाई में करें तो पाई इंटू भी, पाई इंटू भी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। यही समीकरण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाई भी बराबर एन आर टी, पाई भी बराबर क्या हो गया, एन आर टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, तो पहला नियम था पाई बराबर 1/b, दूसरा नियम था पाई समानुपाती टी, तीसरा था पाई समानुपाती एन, तीनों को जब आपने एक साथ लिया तो तीनों हो जाएगा एन टी बटा बी हो जाएगा, और इस समानुपाती की जगह पे आपने क्या कर दिया, एक नियतांक लगा दिया r, तो हो जाएगा पाई बराबर r एन टी बटा बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इधर आ जाएगा, पाई भी बराबर एन आर टी, ये समीकरण नंबर 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का होमवर्क आपको मैं यही दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ प्राशन दाब के नियम पढ़ा और नियम पढ़ने के बाद एक फॉर्मूला प्राप्त किया, तो आपका तीसरा नंबर टॉपिक समाप्त होता है। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है वो क्या है, प्राशन दाब और भुल्ले के अणुभार के बीच में संबंध। तो पहले इसको अच्छे से उसको, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वह है प्राशन दाब और विलय का अणुभार मतलब m के बीच में संबंध। तो सबसे लास्ट है, देखते हैं इसको हम लोग। तो हम लोगों ने अभी जाना था, हम जानते हैं कि प्राशन दाब के नियम से हमने क्या जाना था अभी, कि पाई भी बराबर, पाई इंटू भी बढ़ा लीजिएगा, पाई इंटू भी बराबर एन आर टी था प्राशन दाब के नियम से हम लोगों ने पढ़ा था, पाई भी बराबर एन आर टी, या आप लोग यहाँ नहीं लिखना चाहते यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 4 से, पढ़ा था आपने। तो पाई भी बराबर एन आर टी, पाई भी एन होता है मोलों की संख्या, और आप जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है भार, विलय का भार बटा मोलर द्रव्यमान, पढ़ा था आपने, n बराबर w बटा m, ये वाला आप लोगों ने पढ़ा था। चूंकि n बराबर क्या होता है, w बटा m, तो यहाँ पे हम लोगों ने n की जगह क्या लिख दिया, w बटा m, छोटा m r t, ठीक है, अर्थात m बराबर क्या हो गया, m बराबर WRT बटा पाई भी,
ठीक है, चाहे यहाँ पे आप नहीं लिखना चाहे तो आप यहीं पे लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5, समीकरण 5 प्रासरण दाब, प्रासरण दाब मतलब पाई और विलय के अनुभार मतलब m के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं या अब एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते थे, m बराबर क्या हो जाएगा, तो WRT बटा पाई v, अर्थात अगर हमें W का मान पता हो, R का मान पता हो, T का मान पता हो, पाई का मान पता और v का मान पता हो, तो हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम ये m का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इसके बीच में क्या है, रिलेशन है। ये रहा m अणुभार और ये हमारा पाई हो गया प्राशन भाग, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। वैसे यहीं तक आप छोड़ दीजिए, यहाँ लिख के यहाँ लिख दीजिएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों के बीच में हमारा रिलेशन था, खत्म हुआ। तो आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें आप लोग को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, शुरुआत में हम लोगों ने प्राशन के बारे में पढ़ा। प्राशन क्या है, तो विलायक के कणों का विलयन में अर्धपारगम्य द्वारा विलयन में प्रवेश करने की या प्रवाह होने की प्रक्रिया को प्राशन कहते हैं। प्राशन दाब क्या है, तो वह दाब जो कि प्राशन की प्रक्रिया को रोक देता है, मतलब कि विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक देता है, उसे प्राशन दाब कहते हैं। प्राशन दाब के 3 नियम थे, बॉयल का नियम, पाई समानुपाती C या पाई समानुपाती 1/v, दूसरा चार्ल्स का नियम, पाई समानुपाती T, और तीसरा एवोगाड्रो का नियम, पाई समानुपाती n। तीनों को हम लोग रख के किया तो पाई भी बराबर nRT आया था हम लोग का, r जो समानुपाती नियतांक है। आराम से कीजिएगा और एक बार पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, और उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्राशन दाब के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है आपका टॉपिक। तो ये पार्ट समाप्त हो गया, एक टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट में अब इस टॉपिक में कुछ और परिभाषाएं बची है, उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे।